अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे थ्रोम्बोसिस का। कल मैंने आपको प्राइमरी फैक्टर्स बता दिए थे, प्राइमरी कॉजेज़, और आज मैं बताऊंगी आपको सेकेंडरी कॉजेज़ ऑफ हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट, जो कि हमें लीड करते हैं थ्रोम्बोसिस तक। अच्छा, कुछ चीज़ कॉजेज़ हैं: कार्डियक फेलियर, ट्रॉमा, स्टेसिस, वेस्कुलर इंजरी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़, हाइपरएस्ट्रोजेनिक स्टेट, प्रेगनेंसी, रिलीज ऑफ प्रोकोगुलेंट ट्यूमर प्रोडक्ट्स, ये एडवांसिंग एज, स्मोकिंग, ओबेसिटी, ये सब कॉजेज़ जो हैं वो हाइपरकोगुलेबिलिटी स्टेट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन इनमें से दो जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हैं, एक है हेपरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, और सेकंड है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अच्छा, अब हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम क्या होता है? इसमें ये होता है कि जब हमारी बॉडी में हेपरिन इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, कभी किसी हेपरिन क्या है? हेपरिन एक एंटीकोगुलेंट है जो कि दिया जाता है किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम या किसी भी एंटीकोगुलेंट यूज़ के लिए। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब भी जैसे ही हम हेपरिन इंड्यूस करवाते हैं अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको एज अ एंटीजन, एज अ फॉरेन बॉडी समझती है और उसके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बना लेती है। अब एंटीबॉडी लेकिन उससे पहले क्या होता है, हेपरिन जो है वो प्लेटलेट मेम्ब्रेन का एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4, उसके साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। हेपरिन प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको जो हमारी बॉडी होती है उसको फॉरेन दिखती है, मतलब ऑब्वियसली फॉरेन होता है वो। तो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ बना लेती है हमारी बॉडी उस कॉम्प्लेक्स के खिलाफ, जिसकी वजह से क्या होता है कि डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली जब कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा हमारी बॉडी में, तो क्या होता है, एंडोथेलियल सेल इंजरी। और जैसे ही एंडोथेलियल सेल इंजरी होती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिक स्टेट, मतलब कोगुलेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी में जब भी इंजरी होती है, जिसकी वजह से प्रोथ्रोम्बिक स्टेट हो जाती है। कोगुलेशन जब जैसे जैसे होती जाएगी वो होती जाएगा थ्रोम्बोसिस। अगर ज़्यादा कोगुलेशन होगी तो ऑब्वियसली थ्रोम्बोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे पास। अच्छा, अब सेकंड जो हमारे पास है सिंड्रोम वो है एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम। अब फॉस्फोलिपिड जो है वो हमारे पास होता है हमारी सेल मेम्ब्रेन्स में, किसी भी सेल की मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, कभी कभी एंटीबॉडीज़ बना लेती है उस फॉस्फोलिपिड के खिलाफ, जिसकी वजह से क्या होता है, वो फॉस्फोलिपिड की ऑब्वियसली एंटीबॉडी ब्रेक डाउन कर देती है और रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है फॉस्फोलिपिड्स का और हमारी बॉडी में इंजरी होती है। जब इंजरी स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली कोगुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अगर कोगुलेशन स्टार्ट होगी तो वो थ्रोम्बोसिस की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अच्छा, लेकिन इस जो मोस्टली टारगेट्स होते हैं जो एंटीबॉडी के इस सिंड्रोम में, वो होता है, एक तो होता है बीटा-2 ग्लाइकोप्रोटीन 1 और सेकंड होता है प्रोथ्रोम्बिन। अच्छा, ये तो दो बातें हो गई। अब इसकी वजह से, इस सिंड्रोम की वजह से क्या क्या हमारे पास मैनिफेस्टेशंस आती हैं, मतलब क्या क्या हमारे पास दिखता है, हमारे पास क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो है रिकरेंट थ्रोम्बोसिस, मतलब कि रिपीटेड थ्रोम्बोसिस होगा हमारी बॉडी में। सेकंड है मिसकैरेजेस। थर्ड है कार्डियक वेल्व वेजिटेशंस। कार्डियक वेल्व वेजिटेशंस ये होती हैं कि जो वेल्व्स होते हैं कार्डियक में, उन पर थ्रोम्बोसिस दिखता है हमें, जिसको हम कहते हैं कार्डियक वेल्व वेजिटेशंस। और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये चार वो हैं मैनिफेस्टेशन। और एक रीनल माइक्रोएंजियोपैथी भी होती है इसकी वजह से, इस सिंड्रोम की वजह से, जिसकी वजह से रीनल फेलियर हो सकता है इस रीनल माइक्रोएंजियोपैथी की वजह से। अच्छा, ये दो हो गए हमारे पास सिंड्रोम्स, मोस्ट सेकेंडरी एक्वायर्ड। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी थ्रोम्बोसिस की। अब मॉर्फोलॉजी में देखा जाए तो हमारे पास क्या आता है,
इसमें बताया है कि जो आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस होता है वो मोस्टली एंडोथेलियल इंजरी या टर्बुलेंस जहाँ होगी हमारी वेसल्स में वहाँ होता है, और वीनस थ्रोम्बोसिस वहाँ होता है जहाँ स्टेसिस होता है मोस्टली। ये बात हो गई। इसके अलावा बताया कि एम्बोलस क्या होता है। एम्बोलस ये होता है कि थ्रोम्बस का कोई भी पार्ट जो कि वेसल से पुअरली अटैच्ड हो, वेसल से इतना सही से अटैच नहीं हो, फिक्स ना हो, वो कभी कभी वेसल से हट कर कहीं हमारी बॉडी में किसी वेसल में और किसी और जगह चला जाता है और वहाँ जाके ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस ऐसे पार्ट को हम एम्बोलस कहते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है थ्रोम्बस का लाइन्स ऑफ ज़ेन। लाइन्स ऑफ ज़ेन का मतलब है कि लाइन्स ऑफ ज़ेन होती क्या है। जो थ्रोम्बस है उस पर लेमिनेशंस होती हैं, मतलब स्ट्रेक्स कह लें या लाइन्स होती हैं जो कि प्लेटलेट्स और फाइब्रिन की होती हैं। अच्छा, ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लाइन्स ऑफ ज़ेन, क्योंकि ये हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं एंटी मॉर्टम या पोस्ट मॉर्टम में। जो एंटी मॉर्टम मतलब जो ज़िंदा इंसान है, और जो पोस्ट मॉर्टम मतलब किसी की डेथ के बाद। एंटी मॉर्टम जब होता है थ्रोम्बोसिस तो उसमें हमें लाइन्स ऑफ ज़ेन मिलती हैं, लेकिन जो पोस्ट मॉर्टम होता है जब किसी की डेथ हो जाती है उसमें थ्रोम्बोसिस अगर हम देखते हैं तो उसमें लाइन्स ऑफ ज़ेन नहीं होती, वो बिल्कुल ब्लेंड होता है, मतलब सादा सा होता है, बिल्कुल क्लियर सा होता है। अब एक और हमारे पास टर्म है, वो है म्यूरल थ्रोम्बाई। म्यूरल थ्रोम्बाई क्या होता है? थ्रोम्बाई occurring in heart chambers or in the aortic lumen are designated as mural thrombi। मतलब जो हार्ट में हमारे पास थ्रोम्बस बनेगा किसी भी हमारे ब्लड स्ट्रेसेस की वजह से या किसी भी वजह से, उसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बाई। सही है। अच्छा, अब आर्टीरियल थ्रोम्बाई हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। आर्टीरियल थ्रोम्बाई जो होते हैं वो फ्रिक्वेंटली ऑक्लूसिव होते हैं, मतलब ल्यूमेन को ऑक्लूड करने वाले, मतलब बंद करने वाले या कोई भी पूरा ऑब्लिटरेट करने वाले होते हैं, जबकि वीनस थ्रोम्बाई जो होते हैं वो ऑब्लिटरेट नहीं करते। सही है। इसके अलावा एक ये बात कही गई है कि जो वेजिटेशंस क्या होती है, जैसे मैंने आपको पीछे पढ़ाया, जब कोई भी हार्ट के वेल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी हमारे हार्ट में कोई भी इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से हमारे वेल्व्स जो हैं उन पर थ्रोम्बाई दिखते हैं हमें, जिनको हम वेजिटेशंस कहते हैं। ये सब बहुत सिंपल सी बात है बस ये। और ये एक होते हैं रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो होते हैं, उसमें ये हमें वेजिटेशन दिखती है, वो आके हम सिस्टमिक पैथोलॉजी जब पढ़ेंगे उसमें हमें दिखेगा। अच्छा, तो ये हो गई हमारे पास मॉर्फोलॉजी। अब हमारे पास आता है फेट ऑफ थ्रोम्बोसिस, मतलब कि थ्रोम्बोसिस अब बन गया है, हाँ उसका आगे जाकर क्या होगा, कि मतलब वो रहेगा या चला जाएगा या क्या होगा, तो हम आगे पढ़ेंगे। पहले है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन मतलब थ्रोम्बस बन गया, अब वो मज़ीद बड़ा होता जाएगा और या तो वो पूरा वेसल ल्यूमन का वेसल का पूरा ल्यूमन ऑब्लिटरेट कर देगा, मतलब पूरा बंद कर देगा वेसल को, या फिर वो हट के कहीं और किसी और वेसल में जाके लॉज हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास एम्बोलाइजेशन, वही जब कोई थ्रोम्बस का कोई पार्ट टूट के वहाँ से कहीं और चल के वेसल किसी और वेसल में किसी और जगह पे जाकर लॉज हो जाए, रुक जाए, उसको हम कहते हैं एम्बोलाइजेशन। एक जगह से जाके दूसरी जगह पे अटक जाना। थर्ड है हमारे पास डिसोल्यूशन। अच्छा, अब डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसोल्यूशन का मतलब है कि थ्रोम्बस जैसे ही बने, जो फॉर एग्जाम्पल थ्रोम्बस बना है बस बिल्कुल कुछ ही घंटे हुए हैं, तो उस पर फाइब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स जो होते हैं, जो कि थ्रोम्बस को फाइब्रिन को तोड़ने में काम आते हैं, वो उस पर एक्ट करें और थ्रोम्बस को ख़त्म कर दें। लेकिन कुछ ही घंटों में, थ्रोम्बस के बनने के कुछ ही घंटे में अगर फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट्स काम करेंगे तो जब ही वो ख़त्म होगा, वरना अगर बहुत ज़्यादा घंटे हो गए, बहुत दिन हो गए, तो फिर फाइब्रिनोलाइटिक फैक्टर्स कोई भी काम के नहीं होंगे, क्योंकि वो कुछ ही घंटों के लिए काम करते हैं उस पर। अच्छा, थर्ड लास्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनलाइजेशन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जैसे थ्रोम्बस बन गया एक वेसल में, सही है, थ्रोम्बस बन गया,
और वो इतना बड़ा हो गया कि उसने पूरी वो भी ले ली, पूरा ल्यूमेन भी ऑब्लिटरेट कर दिया। फिर वो क्या करता है, उसके बीच में से एक जगह बननी शुरू हो जाती है। जैसे एक ये वेसल है, इसमें ये थ्रोम्बस, उसमें एक जगह बन गई। साइडों में से ये थ्रोम्बस है, लेकिन बीच में से ये जगह, इसको रिकैनलाइजेशन कहते हैं, कि मतलब फिर से एक कैनाल सा बन गया जिसकी वजह में से ब्लड जा सकता है। और जो थ्रोम्बस होता है वो वेसल की वॉल जो होती है उसमें ही बिल्कुल मतलब जॉइन हो जाता है, अटैच हो जाता है, उसमें ही बिल्कुल घूम जाता है। उसमें पूरे मसल्स, स्मूथ मसल्स भी आ जाते हैं, पूरे ब्लड वेसल्स वगैरह उसमें ग्रो करने लगती हैं। और जो थ्रोम्बस होता है वो एक तरह से वेसल की वॉल जो होती है उसका पार्ट बन जाता है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं वो हो गई हैं फेट ऑफ थ्रोम्बस। एक है प्रोपेगेशन मतलब बढ़ना, एम्बोलाइजेशन मतलब कोई एक पार्ट का टूट के दूसरी किसी वेसल में जाके अटैच हो जाना, डिसोल्यूशन मतलब उसका ख़त्म हो जाना बिल्कुल थ्रोम्बस का, ऑर्गेनाइजेशन, रिकैनलाइजेशन मतलब एक कैनाल फिर से बन जाना, फिर से एक पैसेज बन जाना वेसल में से। अच्छा, अब हमारे पास एक है टर्म माइकोटिक एन्यूरिज्म। जब भी हमारे जो थ्रोम्बस होगा उसमें अगर कभी बैक्टीरिया आ जाए, बैक्टीरिया अपने सीडिंग कर दें, तो वो क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से वेसल की वॉल जो होती है वीकन हो जाती है, मतलब कमज़ोर हो जाती है। और वो क्या करती है, वो थोड़ी थोड़ी डायलेट हो जाती है। जैसे ये वेसल की वॉल है, ल्यूमेन है, इसमें थोड़ी डायलेटेशन आ गई, जिसको कहेंगे हम माइकोटिक एन्यूरिज्म। सही है। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे। क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, एक तो क्या है, तो क्या करता है थ्रोम्बस, सिंपल सी बात है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और सेकंड एम्बोलाई बनाता है। एम्बोलाई आपको बता चुकी हूँ पहले। अब अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि थ्रोम्बस कहाँ बना है, मतलब हार्ट के करीब बना है या दूर बना है। जितनी क्रिटिकल, जितनी वाइटल जगह के करीब होगा उतना ही इम्पोर्टेंट होगा वो। अच्छा, अब वीनस थ्रोम्बस जो होते हैं, जो वीनस में बनते हैं, वेन्स में बनते हैं, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, क्योंकि वो जाकर लंग्स में जाकर एम्बोलाई बना मतलब वहाँ लंग्स में जाके बन सकते हैं और डेथ कॉज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली ब्लड की नहीं होगी ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से डेथ हो सकती है। सेकंड है हमारे पास आर्टीरियल थ्रोम्बाई। आर्टीरियल थ्रोम्बाई क्या करते हैं, वो जाके कोरोनरी आर्टरी से सेरेब्रल आर्टरीज में जाके लॉज होते हैं, आर्टीरियल थ्रोम्बाई जो होते हैं। इस वजह से ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमने यहाँ अपना टॉपिक ख़त्म कर लिया है थ्रोम्बोसिस का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे एम्बोलिज्म। कल से कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।